हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे मनी क्रिएशन की, जिसमें रोल क्या होता है किसी भी कॉमर्शियल बैंक का, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की वाणिज्यिक बैंक होती है, उनका क्या रोल होता है, इसकी बात की थी। उसी को कंटिन्यू करेंगे। बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन। ठीक है, क्या हो रहा है? मनी क्रिएशन। साख को मतलब हम लोग मनी भी बोल देते हैं, क्रेडिट भी बोल देते हैं, मुद्रा सृजन बोल दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी बुक में ये लिखा हुआ तो इसको ऐसा ही लिख दिया, मुद्रा सृजन। अच्छा, क्या होगा समझिए। इस वीडियो में हम लोग जो लाला वाली पूरी कहानी थी उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले किसी भी बैंक एक बहुत ही सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तुलन पत्र। बहुत ही कॉमन टर्म है बैलेंस शीट, हिंदी अखबारों में भी बैलेंस शीट लिख करके आ जाता है। तो बैलेंस शीट क्या होती है उसको समझेंगे, उसके टर्म्स को समझेंगे, क्योंकि उसी प्रक्रिया को समझते समझते ही हम लाला वाली कहानी को इंक्लूड कर पाएंगे। फिर हमें एक्चुअली समझ में आएगा कि कैसे मनी का क्रिएशन होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। ठीक, चलिए। तो क्या हुआ, बैंक इसलिए उधार दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि उनके पास जितने लोगों ने भी जमा किया हुआ है, सारे जमाकर्ताओं द्वारा एक ही समय पर रुपया उधार वापस मांगने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि सारे लोग एक साथ पैसे मांग लेंगे। हम लोगों ने पहले भी 2-3 वीडियोस में इस बात को डिस्कस किया है। अच्छा, जब बैंक किसी को उधार देता है तो क्या करता है, उस व्यक्ति के नाम में या उस व्यक्ति के नाम से एक नया जमा खाता खोल दिया जाता है। ठीक, उस इन द नेम ऑफ दैट पर्सन लिखते हैं, इसलिए मैं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। इस प्रकार मुद्रा पूर्ति पुराने जमा प्लस नया जमा प्लस करेंसी तक बढ़ जाती है। क्या हुआ, समझना ध्यान से। मान लीजिए लाला वाली कहानी में क्या था, 100 किलो रिसीट्स, 100 किलो सोने के बराबर उसने रसीदें बांट रखी थी। अच्छा, अब क्या हुआ, एक इंसान ने उससे 25 किलो और ज्यादा सोने का लोन मांगा और वही लोन उसने किसी और इंसान को दे दिया। उसने आकर के लाला के पास फिर से अकाउंट खोल दिया। तो लाला के हिसाब से क्या हुआ, सब मिलाकर के 125 किलो सोने के बराबर रसीदें मार्केट में सर्कुलेट होने लगी थी। जिन लोगों ने पिछले से पिछला वीडियो नहीं देखा उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि लाला वाले उदाहरण में क्या हुआ था, रसीदें बढ़ गई। रसीदें बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ गई। अच्छा, और साथ ही जो 25 रुपए लाला ने 25 किलो सोने के तुल्य या सोने के बराबर जो रसीदें बांटी हुई थी, उसी में ऐसा करते अगर वो कि 5 किलो सोना दे देता, कितना, 5 किलो सोना और 20 किलो क्या कर देता, 20 किलो की रसीद बांट देता। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, देखते रहे जो 20 किलो की रसीद होती है उसको हम लोग बोल सकते थे एक तरह से ये कैश हो गया, है ना, ये कागज में है, करेंसी है, क्या बोल सकते थे, करेंसी। ठीक, और ये जो 5 किलो आपका सोना है ये भी आपका मुद्रा का ही हिस्सा है, सीधा सीधा। ठीक, तो ऐसा भी किया जा सकता था। यहां पर क्या हो रहा है, किसी बैंक ने क्या किया और उसी को अपने बैंकिंग सिस्टम में समझेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपए के खाते पहले से ही मौजूद थे। अब एक नया इंसान है, उसने बोला हमें 20 रुपए का आप लोन दे दो। इन्होंने, बैंक ने बोला ठीक है। उसी इंसान का बैंक ने 20 रुपए का एक नया अकाउंट खोल दिया। अब उस अकाउंट में अगर मान लीजिए बैंक ने 15 रुपए अकाउंट में रखा हुआ है और 5 रुपए उसको कैश उसने निकाल लिया, तो जो 5 रुपए का कैश निकाल दिया ये भी जोड़ा जाएगा ना, क्योंकि ये 20 एक्चुअली इसी में स्प्लिट हुआ है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, जो पूर्ति है, क्या, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई। कैसे बढ़ गई मनी सप्लाई, पुराने जमा 100 रुपए प्लस नए जमा। नया जमा अब उसका 15 ही रह गया, क्योंकि 500 उसने करेंसी था वो निकाल दिया, प्लस करेंसी, तो करेंसी 5 रुपए की निकाल दी। इसलिए क्या हो जाता है, 100 पुराना जमा प्लस नया जमा जो दिख रहा है 15, प्लस उसने करेंसी कितने की निकाली, 5 रुपए की। तो ये जो टोटल अमाउंट बन रहा है, टोटल 120 रुपए, ये क्या हो गया, ये नई मनी सप्लाई हो गई। आ रही बात समझ में? अच्छा, चलते हैं। मान लीजिए कि एक देश में केवल एक ही बैंक है, कोई एक ही बैंक है, मान लेते कोई एक अर्थव्यवस्था है जिसमें एक ही बैंक है। अब क्या हो रहा है, हम इस बैंक का काल्पनिक तुलन पत्र, फिक्शनल बैलेंस शीट बनाते हैं। फिक्शनल मतलब क्या होता है, काल्पनिक, हम कल्पना कर रहे हैं। क्यों कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि हम एक सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट बना करके जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो सिद्धांत है, जो काम कर रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अच्छा, तो होता क्या है, बैलेंस शीट होती क्या है, देखो बैलेंस शीट होता है ऐसे, ऐसे लाइन खींच दी। ठीक, आपने तराजू देखा है ना, बैलेंस बोलते हैं उसको, ऐसे होता है, इधर एक पल्ला बना हुआ है, एक इधर बना हुआ। मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है और मैं बहुत लापरवाही भी करता हूँ ड्राइंग में, जितनी गंदी नहीं उससे ज्यादा मेरी लापरवाही होती है, इसलिए आपको और भी गंदा दिखेगा। तो ऐसा कुछ क्या होता है, हमारा तराजू होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ बाट रखते हैं, एक तरफ सामान रख देते हैं। यहाँ पे सामान रख दिया, यहाँ पे बाट रख दिया 2 किलो का, क्या कर दिया, 2 kg बाट। तो जब ये बैलेंस होता है तो हमारी यहाँ पे सुई सीधी हो जाती है। तो ये जो बैलेंस होता है इसी तरह की बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं, दोनों का जो योग है वो बराबर होना चाहिए। जो टोटल
इस साइड का जो पक्ष होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है, परिसंपत्तियां। क्या होता है, परिसंपत्तियां। अच्छा, परिसंपत्तियों के लिए कोई दूसरा हिंदी वर्ड भी होता है, अभी मुझे याद आ जाएगा। और दूसरी साइड होती है आपकी लायबिलिटीज। क्या होती है, लायबिलिटीज। LIABILITIES। लायबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं क्या, देयताएं। अच्छा, अब ये ट्रेडिशन है, परंपरा है। परंपरा में क्या होता है, हम लोग बाईं ओर क्या करते हैं, परिसंपत्तियों को रखते हैं, दाईं ओर किसको रखते हैं, देयताओं को रखते हैं। और ये सिद्धांत होता है कि जितने आपका एसेट्स होगा उतनी ही आपकी देयताएं होंगी। अच्छा, ये हमारा फंडामेंटल सिद्धांत है। अच्छा, अब समझिए, वास्तव में लायबिलिटीज साइड पर ही हम लोग एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इक्विटी या ओनर्स इक्विटी या नेटवर्थ। क्या बोल देते हैं, नेटवर्थ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कई बार ओनर्स इक्विटी बोल देते हैं। इसको भी इसमें मिला लेते हैं। जिन लोगों ने लिखा शास्त्र पढ़ा है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया ये सारी चीजें। तो अब हुआ क्या, बैलेंस शीट में आपने परिसंपत्तियों की साइड पर जो कुछ भी डाला और आपने लायबिलिटीज की साइड भी जो कुछ भी डाला, और लायबिलिटीज वाली साइड पर ही हम लोग मालिक का क्या हिस्सा था उसको हम लोग बोल देते हैं ओनर्स इक्विटी इंग्लिश में, मालिक का जो हिस्सा है। नेटवर्थ मतलब क्या हुआ, किसी भी बिजनेस की वैल्यू कितनी है, तो उसको भी हम लोग डाल देते हैं। तो इन सारी चीजों का जो योग निकल करके आएगा और यहां पर परिसंपत्तियों का जो योग निकल करके आएगा वो बराबर होता है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब एक और बात समझ लीजिए, होती क्या क्या है परिसंपत्ति। कोई भी एक ऐसी चीज होती है, इस साइड वाली एसेट्स, ठीक, परिसंपत्ति कोई भी ऐसी चीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो व्यवसाय है उसके दृष्टिकोण से, जो चीज उसको कभी भी फ्यूचर में कैश इनफ्लो दे सकती है। क्या कर सकती है, कैश इनफ्लो। मैंने क्या बोला, कैश इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या हुआ है, कैश आपके पास वापस आ रहा है। तो किसके पास वापस आ रहा है, बिजनेस के पास। अब कोई बिजनेस है, बैंक है, बैंक की अपनी बिल्डिंग है। तो अगर बैंक की बिल्डिंग है और बैंक को कभी भी उस बिल्डिंग को बेचेगी तो बैंक को पैसा मिलेगा। उस बैंक के उस बिल्डिंग होने से बैंक को किसी और को पैसे देने की जरूरत तो है नहीं, उससे वापस में एक्चुअली पैसा मिल ही रहा है, या फिर बैंक उस बिल्डिंग की सर्विसेज को यूज कर रही है। तो जो भी आपकी बिल्डिंग्स हैं वो भी आपके एसेट्स हो जाते हैं। ऐसे ही जो भी मशीन है, कोई बैंक है उसमें जो प्रिंटर्स रखे हुए हैं, जो कुर्सी है, जो मेज है, ये सारी चीजें भी क्या हो जाती है, परिसंपत्तियां हो जाती हैं। लेकिन बैंक के केस में ऐसी चीज भी, जो चीज आपने किसी को दी हुई है और वो आपको वापस करेगा, तो वो भी कैश इनफ्लो हो जाएगा, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा। कैश इनफ्लो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअली फ्यूचर कैश इनफ्लोज। फ्यूचर मतलब क्या, भविष्य में। कैश मतलब नगद, इनफ्लो मतलब आपके पास आएगा। तो अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है और उससे आपको पैसा वापस मिलेगा, तो उसको भी क्या बोल देंगे, वो भी हमारी परिसंपत्ति हो जाती है। और बैंक उधार देते हैं क्या, ऑब्वियसली यही तो उनका मेन काम होता है। तो बैंक के केस में जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो होता है लोन्स का, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस। तो ऐसे ही सारी चीजों को हम लोगों ने जोड़ दिया, तो हमारा जो टोटल निकल कर क्या आएगा, वो बराबर होना चाहिए किसका, देयताओं के पक्ष में जो कुछ भी आता है। देयता के पक्ष में क्या हो सकता है, लायबिलिटीज। तो इस साइड में क्या क्या होती है, पहली चीज तो आपकी होती है जो चीज आपका फ्यूचर कैश आउटफ्लो होगा, एग्जैक्टली बदल जाता है। आउटफ्लो क्या क्या हो जाएगा, किसी बैंक में लोगों ने पैसा जमा किया हुआ है, लोग अपना पैसा कभी ना कभी तो वापस लेंगे। तो जो बैंक में जमा किया गया पैसा वापस लिया जाएगा भविष्य में, उसको क्या बोल देंगे, कैश आउटफ्लो। तो जो डिपॉजिट्स हैं, जमा है, डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जो लोगों ने जमा किया हुआ है। तो बैंक के दृष्टिकोण से जो डिपॉजिट्स हैं वो क्या हो जाएगी, इनकी एक देयता बन जाएगी। अच्छा, इसको छोड़ करके कई चीजें ऐसी भी होती हैं कि वो देयताओं में आपने मान लीजिए ये सब मिलाकर के प्रॉफिट कमाया किसी साल, और वो प्रॉफिट वाला जो हिस्सा है वो क्या कर देता है, वो बैंक की वैल्यू बढ़ा रहा होता है, जो बैंक है उसकी नेटवर्थ बढ़ा रहा होता है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, नेटवर्थ। ठीक, नेटवर्थ का मतलब क्या हुआ, वास्तव में किसी बैंक की कितनी वैल्यू है पैसे के टर्म्स में। तो इसको भी हम लोगों ने जोड़ा। ऐसे ही सारी चीजों को जोड़ते चले जाएंगे, जो लायबिलिटी साइड में आएंगी, जो भी निकल करके आएगा ये टोटल बराबर होगा। ये चीज इसके बराबर हो ऐसा नहीं है, इन सबका टोटल इसके बराबर होगा। जैसे आपने जोड़ा 10 प्लस 20, यहां पर आपने जोड़ा 15, तो यहां पर 15। अब 10 ना 15 के बराबर है ना 20 15 के बराबर है, लेकिन योग इधर भी 30 है और इधर भी 30 है, तो ऐसा निकल करके आएगा। इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं बैलेंस शीट। ठीक, जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझाया। अब कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर छूट रही होगी तो उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे एक करके। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, तुलन पत्र, इसी को हिंदी में बोलते हैं बैलेंस शीट को, तुलन पत्र। एक फर्म की समस्त परिसंपत्तियों
तथा देनदारियों का लेखा होता है। ठीक है, एक आपने अकाउंट बना रखा है, अकाउंट तो इसको एक्चुअली नहीं बोलेंगे टेक्निकली, मतलब आपने लेखा जोखा रखा हुआ है किसका, सारी परिसंपत्तियों का और सारी देनदारियों का। देनदारियां भी बोलते हैं लायबिलिटीज को। पारंपरिक रूप से फर्म की परिसंपत्तियों को बाईं तरफ, यानी कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इस तरफ हो जाएंगी परिसंपत्तियां और इस तरफ क्या हो जाएंगी, देता है, जो मैंने आपको भी करके बताया था। अच्छा, और देनदारियों को दाएं तरफ दिखाया जाता है। पारंपरिक रूप से क्या था, जिससे कि सारे लोगों को देखते ही समझ में आ जाए, नहीं तो अलग अलग लोगों को कंपेयर करने में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेखांकन के नियम के अनुसार तुलन पत्र के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, यानी कि कुल परिसंपत्तियां कुल देनदारियों के बराबर होंगी, और परिसंपत्तियों को हम लोग बोलते हैं क्या, एसेट्स, और लायबिलिटीज बोलते हैं देनदारियों को। अच्छा, अब समझिए परिसंपत्तियां क्या होती हैं, वे मदें होती हैं। मदें मतलब क्या होती है, वो आइटम्स होते हैं जिनकी स्वामी फर्म होती है, जिसकी मालिक है। अब बैंक क्या है, इसमें फर्नीचर है, बिल्डिंग्स है, ये सारी चीजें हो गई, है ना। अथवा फर्म का दूसरों की संपत्तियों पर जो हक होता है, जैसे आपने मेरे पास कोई सामान गिरवी रखा हुआ है और आपने मुझसे पैसे ले रखे हैं, आपने बोला अगर मैं पैसे नहीं चुका पाऊंगा तो इस पर आपका अधिकार हो जाएगा, और आपने मुझे पैसे नहीं चुका पाए, तो वो जो सामान गिरवी रखा हुआ है आपने, उस पर मेरा अधिकार है। भले ही सामान अभी आपका है, अधिकार मेरा है, तो आपकी संपत्ति पर अगर मेरा अधिकार होगा तो भी वो मेरी परिसंपत्ति हो जाएगी, वो आपकी परिसंपत्ति नहीं रहेगी। ठीक, अच्छा, फिर क्या हुआ, मतलब आपकी परिसंपत्ति है, उस पर जो मेरा हक है उसको भी मैं अपनी परिसंपत्ति मानूंगा, क्योंकि आपकी संपत्ति पर मेरा हक है, वो परिसंपत्ति है मेरी। ठीक, अच्छा, जैसे भवन है, फर्नीचर है। बैंक के केसेस में लोगों को दिया गया उधार, किसी को लोन बोलते हैं ना, तो मैंने बताया था कि लोन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और क्या है, कोष, रिजर्व्स आदि। रिजर्व्स क्या होते हैं, क्या होता है रिजर्व? रिजर्व ऐसा होता है, सोचो, रिजर्व होता है, बैंक क्या करती है, पैसे को अपने पास, कुछ पैसा जो बचा करके रख लेती है ना। क्यों? क्योंकि बैंक को पता है कि लोग उधार मांगने आ जाएंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो जो बैंक अपने पास पैसे रख लेती है उधार, जिन लोगों ने बैंक को दे रखा है, बैंक को किसने उधार दिया हुआ है, वास्तव में जिन लोगों ने बैंक में जाकर पैसे जमा किए हैं उन्होंने भी देखते से बैंक को उधार दिया हुआ है, फिर बैंक ने बाकी लोगों को उधार दे दिया। ठीक, तो बैंक में जो जमा किया हुआ पैसा है उसको लोग मांगने आएंगे, तो उस स्थिति में कुछ पैसा जो बैंक अपने पास रख लेती है, अपने पास एक्चुअली नहीं रखती, बैंक क्या करती है, कुछ को तो कैश के फॉर्म में रखती है ना, और कुछ आरबीआई के पास जमा कर देती है, और साथ ही में कुछ गोल्ड की फॉर्म में रखती है, और आरबीआई के द्वारा ही बताई गई कुछ सिक्योरिटीज होती है। और आरबीआई क्या बताती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता देती है। सिक्योरिटीज मतलब क्या बोलते हैं, सरकार की ही नॉर्मली सिक्योरिटीज होती है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिसमें आपको पता है कि यहाँ पैसा डूबने वाला नहीं है, उन चीजों को खरीद करके रख लेती है, और ये किसी को बांटती नहीं है। बैंक क्या करती है, किसी को बांटती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ सीमा तक ही लोन बांटेगी, है ना। मैंने क्या बोला कि सर जो भी आपकी बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, कोई बहुत सारी बैंक, आंध्रा बैंक। अब ये जो बैंक है, इन्होंने जो पैसा भी इस रूप में रखा हुआ है, आप बैंक में जाओगे तो आप, कुछ लोग होता है ना, पैसे जमा करने वाली लाइन अलग है, पैसे निकालने वाली लाइन अलग है, तो पैसे निकालने वाली लाइन में पैसा बैंक के पास पड़ा होता है ना, वो रिजर्व का हिस्सा है। बैंक के पास जो गोल्ड है वो रिजर्व का हिस्सा है। बैंक के पास जो आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं वो रिजर्व का हिस्सा है। बैंक में जो आरबीआई में पैसे लगा करके रखे हुए हैं जमा करके, वो रिजर्व का हिस्सा है। तो ये जो रिजर्व है वो किसका है, उसका मालिक कौन है, बैंक है, इसीलिए उसको भी हम लोग बैंक की परिसंपत्ति बोलते हैं। ठीक, तो जो बैंक की परिसंपत्तियां थी उसका मुंह देख लिया। फिर क्या हुआ, कोष, वे जमा है जो बैंक, केंद्रीय बैंक, अपनी केंद्रीय बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वे जमा है जो कोई भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखती है, और साथ ही में वाणिज्यिक बैंकों के पास जो रखी हुई नकद धनराशि होती है उसको मिला करके, है ना। तो वही चीज है, आरबीआई के पास किसी बैंक में, हम लोग जाकर के बैंक में जमा करते हैं पैसे, उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट्स बोलते हैं, जमा खाता। अच्छा, अब कोई बैंक जब आरबीआई के पास जाकर के पैसे जमा करती है तो उसको समझ लीजिए बोलते हैं रिजर्व्स। बैंक क्यों करेगी जमा आरबीआई में, आरबीआई कुछ इंटरेस्ट वगैरह देती तो है, बहुत कम होता है इंटरेस्ट, अलग अलग तरह का रिवर्स रेपो होता है, ऐसे ही लोन अगर आप ले रहे हो तो एमएसएफ बोलते हैं, बैंक रेट पर भी लोन देती है, वो तो लोन दे रही है आपको आरबीआई। लेकिन नॉर्मली कोई भी आरबीआई से पैसे नहीं कमाती है, कोई भी बैंक, आप ऐसे समझिए, बैंक पैसे कमाती है और लोगों को, इंसानों को, किसी कंपनी को लोन दे करके। तो बैंक क्यों करेगी रिजर्व, क्योंकि नियम होता है, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिससे कि पूरा सिस्टम ठीक से चलता रहे। तो क्या हो जाता है, लोगों के द्वारा जो जमा किया जाता है बैंकों में उसको बोलते हैं डिपॉजिट्स, बैंक जो जमा कर देती है रिजर्व बैंक में उसको बोल देते हैं रिजर्व्स, कोष। और साथ ही में बैंक, किसी भी बैंक के पास जो कैश अमाउंट है उसको भी उसका रिजर्व का हिस्सा मान लिया जाता है। ठीक, तो क्या हो गया आपका, इन कोषों को, ये भी जो रिजर्व्स हैं, आंशिक रूप से नकद में रखा जा सकता है, कैश में, और आंशिक रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित वित्तीय दस्तावेजों, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, निर्गमित मतलब इशूड फाइनेंशियल
सिक्योरिटीज, क्या क्या बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, इनके रूप में रखा जा सकता है। टी बिल्स उनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ट्रेजरी बिल्स को। टी बिल्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, ये मैं आपको कभी पढ़ा दूंगा। मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड सिक्योरिटी है जो आपको बहुत कम इंटरेस्ट देती है लेकिन डूबेगा नहीं, नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है, तो ट्रेजरी बिल्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये सारी चीजें वो हैं जिनके रूप में कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा करके रखती है। ठीक, तो ये क्या होगा, इनका कोष हो गया। कोष कोई क्या होते हैं, हमारे द्वारा बैंकों में किए गए जमा की भांति, मैंने आपको अभी भी बताया। बस मुख्य अंतर ये है कि रिजर्व्स को वाणिज्यिक बैंक्स आरबीआई में जमा कर देते हैं और साथ में जो उनके पास कैश रखा होता है उसको भी मिला देते हैं। ठीक है, अच्छा, बैंक की परिसंपत्तियां, कोष, जो हम लोगों ने जो मेन परिसंपत्तियां देखी किसी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या हो गई, एक तो बैंक में जो लोगों को उधार मान रखा है तो वो बैंक की परिसंपत्ति हुई, मैंने बताया था। और साथ में बैंक की दूसरी परिसंपत्ति इंपॉर्टेंट कौन सी है, रिजर्व्स, उनको हिंदी में क्या बोल देते हैं, कोष। तो कोष और ऋण मुख्य रूप से एक सिंप्लीफाइड बैंक के लिए, हम लोग बिल्डिंग कुर्सी उर्सी ये सब इतना ही मैटर नहीं करता, और सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने उन चीजों को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो वित्तीय परिसंपत्तियां, वो क्या क्या है, कोष है और ऋण है किसी भी बैंक के लिए। अच्छा, इसी को क्या बोल देते हैं, एसेट्स ऑफ ए बैंक में रिजर्व्स और लोन्स हमारे आ गए। अच्छा, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हमें करना है किसी भी बैंक की बैलेंस शीट को समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि बैलेंस शीट समझ में आ जाएगी तभी लाला वाली कहानी में जिस तरह से नई मुद्रा का सृजन हो रहा था वो हम लोग बैंकिंग सिस्टम में नई मुद्रा का जो सृजन हो रहा है वो समझ पाएंगे। ठीक, अच्छा, तो ये क्या हुआ, हम लोगों ने परिसंपत्तियों की साइड पर बात कर ली। अभी क्या जाते हैं, देनदारियों की तरफ आ जाते हैं। देनदारियां क्या होती है, देनदारियां फर्म के ऋण होते हैं। मैंने आपको बताया था, मेरा किसी बैंक में खाता है तो मैंने जो भी पैसे जमा कर रखे हैं बैंक के ऊपर वो उधार है, क्योंकि बैंक वो पैसा मुझे लौटाएगी, है ना। तो जो भी फ्यूचर कैश आउटफ्लोज हैं वो क्या हो जाते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं उधार, देनदारियां, लायबिलिटीज। अच्छा, अथवा जो उसे अन्यों को देना है, बैंक को किसी को भी जो पैसे देने होंगे वो क्या हो जाएगी, उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। किसी बिजनेस में हो सकता है, हर बिजनेस ऐसा होता है, अब मेरे कोई सप्लायर है और मैं दुकान चलाता हूं, मैं बाकी लोगों को सामान बेच देता हूं, लेकिन जो सप्लायर है उनसे मेरा उधार चलता है, मैं बोलता हूं कि आपको 15 दिन बाद पैसे वापस करूंगा, तो जो 15 दिन बाद पैसे वापस करूंगा वो मेरी उनके प्रति लायबिलिटी हो जाएगी। तो लायबिलिटी काफी ब्रॉड टर्म है, सिर्फ बैंक के केसेस में नहीं रहता। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी फ्यूचर कैश आउटफ्लो जिस चीजों की वजह से होगा वो सारी आपकी लायबिलिटीज हो जाएंगी। अच्छा, बैंकों की देनदारियां क्या क्या हो जाती हैं, लोगों का बैंकों में जमा, यही बैंक की सबसे बड़ी मुख्य क्या है, देनदारी है, लायबिलिटी है। अच्छा, लायबिलिटीज ऑफ ए बैंक डिपॉजिट्स विद द बैंक। अच्छा, अब ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। देखो, बाईं ओर आपका एसेट्स से परिसंपत्तियां, दाहिनी ओर क्या है, लायबिलिटीज। ठीक है, क्या है, सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट ऑफ ए प्राइवेट बैंक, किसी प्राइवेट बैंक का दिखाया हुआ है, जिसमें डिपॉजिट्स यानी कि जमा, डिपॉजिट्स में क्या बोलेंगे हिंदी में, जमा। जमा कितने हैं, $100 मिलियन का जमा यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पर देखिए लोन जो दे रखा है, क्यों, क्योंकि बैंक के लिए जो लोन है वो उनकी परिसंपत्ति है, $70 मिलियन का। गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रखे हैं बैंक ने, कितने के, $20 मिलियन के। और रिजर्व यानी कि कोष जो है वो कितने का है, $10 मिलियन का। इन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 100, और यहां पर भी जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 100। ये दोनों बैलेंस्ड हैं, इसीलिए तो ये बैलेंस शीट है। आगे बात समझ में। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या किया, बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन। अब इसी में लेखांकन के नियम के अनुसार खाते के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, इसलिए यदि परिसंपत्तियां देनदारियों से अधिक हैं तो उनको राइट साइड नेटवर्थ से संतुलित कर दिया जाता है। क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए इसी वाले केस में अगर ये 100 होता और यहां पर मान लीजिए 120 आ रहा है बन करके, जैसे 70 की जगह ये 90 होता, तो यहाँ टोटल कितना हो जाता है, नहीं आए बात समझ में, अभी आपको समझा देता हूं। यहां पर 70 की जगह अगर 90 होगा तो यहां पर टोटल बनेगा 120 और यहां तो बन रहा है 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी बैंक के पास जो परिसंपत्तियां है यानी कि जिसकी वो मालिक है वो 120 निकल करके आ रहा है और वो जो उसको देना है वो 100 निकल करके आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देना मुझे 100 है, मालिक में 120 का हूं, तो इसका मतलब 20 का क्या हो गई, मेरी वर्थ हो गई, मेरे पास जो मेरी वैल्यू हो गई। मेरी का मतलब क्या हुआ, बैंक की, तो उसको हम लोग यहां पर बोल देते हैं नेट वर्थ। क्या बोल देते हैं, नेट वर्थ। और नेट वर्थ कितने की हो जाएगी, 20 की। तो अब फिर से जब जोड़ेंगे तो ये भी 100 की जगह कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हम लोग अल्टीमेटली करते क्या है, इन दोनों को बैलेंस्ड ही रखते हैं हमेशा। तो अगर ऐसे में अगर अनमैच्ड हो रहा है तो ये चीज अगर ज्यादा एसेट्स ज्यादा है तो उस एसेट्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, नेटवर्थ को यहाँ पर आकर के जोड़ देते हैं। ठीक, यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इसलिए यदि परिसंपत्तियां देनदारियों से अधिक हैं तो उनको राइट साइड सीधी तरफ नेटवर्थ से हम लोग संतुलित कर देते हैं। अच्छा, नेटवर्थ क्या हो गई, परिसंपत्तियों में से आपने देनदारियों को घटा दिया। क्यों, क्योंकि आपने मैंने बोला था ना 90 + 20 + 10 ये सब मिलाकर के कितना हो रहा था, 120 माइनस आपने 100 ये कर दिया तो आपको 20 मिला था, यही आपको ऐसे आपने निकाला, तो ये क्या होगा आपका नेटवर्थ। अच्छा, क्या हुआ, जैसे कोष है, अब ये उदाहरण दूसरा दे रखा है, 100 रुपए का आपके रिजर्व्स हैं,
ठीक, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एसेट, अभी तक किसी को लोन नहीं बांटा गया, तो बैंक में किसी ने आकर के 100 रुपए जमा किए, अच्छा तो उसकी जमा कितना हो गया बैंक में, 100 रुपए का, और क्या हुआ, जो बैंक है उसका रिजर्व, बैंक ने पूरा का पूरा पैसा कैश में रखा हुआ है या फिर बैंक ने जाकर के आरबीआई के पास रख दिया है, तो बैंक का रिजर्व यानी कि कोष कितना हो गया, 100 रुपए का, तो यहाँ पर ये भी 100 रुपए है और ये भी 100 रुपए है, तो यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड है। अच्छा क्या हुआ, एक काल्पनिक बैंक का तुलन पत्र, एक बस बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। अब यदि हम ये मान लें कि कोई भी करेंसी चलन में नहीं है, जो कुछ भी है कैश लेस इकोनॉमी मान लीजिए चल रही है, अभी उदाहरण के लिए मान लेते हैं, तो आप कैश नहीं दे रहे हो, आपने जो भी अकाउंट है किसी का, उस खाते में जो भी पैसे जमा है आपको वो दिख रहा है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल आपूर्ति कितनी होगी, 100 रुपए होगी। क्यों, क्योंकि जो मुद्रा की आपूर्ति उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, करेंसी प्लस जमा, इसको जोड़ते हैं, करेंसी हमारी 0 हो गई और जमा कितना है, 100 रुपए। तो इस वाले केस में, कौन से वाले केस में, जब किसी अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक ही बैंक है और उस बैंक की बैलेंस शीट हमें ऐसी दिख रही है, तो कोष ये हमारा मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं बनाता है, मनी सप्लाई का हिस्सा क्या बनाता है, डिपॉजिट्स बनाते हैं ये, तो ये हिस्सा बन गया। और लेकिन क्या है, यहाँ पे कोई करेंसी तो है नहीं, तो हमारे कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, जो हमारी करेंसी मुद्रा की आपूर्ति है, सप्लाई ऑफ मनी है, वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ये चीज हम लोगों ने समझी। अभी तक भी लाला की बात हम लोगों ने कहानी को जोड़ा नहीं है, वो हम लोग अपने अगले वीडियो में जोड़ेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट को समझना इंपॉर्टेंट था। अब अगले केस में हम लोग को समझ में आना स्टार्ट होगा कि वास्तव में किसी भी देश में मॉडर्न इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम किस तरह से मुद्रा का सृजन कर रहा होता है। मिलते हैं, ठीक है।